Good morning, students. Today's topic is we are going to discuss question answer of chapter जो last unit है आपका of the syllabus societal impact. Just what is online fraud. जनरली आपको 1 और 2 लाइन्स के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं वहाँ पे जनरली एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछाएंगे तो 5 मार्क्स का मान लो इसको 10 मार्क्स कर दिया उन्होंने जस्ट 10 मार्क क्वेश्चन आएंगे आपके तो फ्रॉड कमिटिंग यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड. हाँ. Online fraud may occur in many forms such as non-delivered goods, non-existent companies, stealing information, fraudulent payment, etc. तो ऑनलाइन फ्रॉड क्या है उसके एक वन लाइन डेफिनेशन लिखी वहाँ पे एंड देन एग्जांपल्स है तो वो अपने सेट की. तो व्हाट इज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन? What technical ways are used to ensure the secure data transmission? The secure data transmission means applying enough technical safeguards so that data travels safely to its target. तो first thing है आपकी तो डेटा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस ट्रांसमिट जो डेटा कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. आप किसी को सेंड कर रहे हैं डेटा वहां पे कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं दैट विल बी ट्रांसमिट सिक्योरली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो मैसेज सेंड कर रहे हैं आप किसी को तो पवन ने किसी को मैसेज सेंड किया वहां पे शुभम को तो वहां पे पवन से लेके वहां पे शुभम तक जो भी ट्रांसमिशन लाइंस है वहां पे चैनल्स है वहां पे उनका तो डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो सिक्योरली हो वहां पे. तो इस तरह से हम वहां पे इस तरह से सिक्योर टेक्निकल सेफगार्ड वहां पे लगाए दैट मींस फर्स्ट वो वी डू एनक्रिप्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा. तो उस डेटा को एनक्रिप्ट कर दे वहां पे तो इन केस अगर किसी को पैकेट्स मिलते भी हैं वहां पे वो कैप्चर भी कर लेता है तो उसको डिकोड करना उसके लिए इजी नहीं हो वहां पे. सो वी कैन इम्पोज सर्टेन technical safeguards. First, SSL secure transmission that means SSL secure socket layer is a standard security protocol which ensures the data security by establishing encrypted online links between a server and browser. तो यहाँ पे SSL जो है सिक्योर लिंक प्रोवाइड करता है वहाँ पे तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी वेब ब्राउजर है वहाँ पे उसके बीच में. फिर सेकंड मेथड जहाँ पे डेटा को एनक्रिप्ट कर ले वहाँ पे जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया एनी मीडियम वायरलेस वायर्ड मीडियम तो उनके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ दैट विल बी एनक्रिप्टेड. तो वी कैन एनक्रिप्ट दैट डेटा एंड सेंड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम. तो ओवर द इंटरनेट हम डेटा जो सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे वो स्टील करना और उसको डिकोड करना वापस आपके लिए इजियर नहीं होगा उन लोगों के लिए. तो हेंस इट इज सेफर यूजिंग सेफ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल जैसे सिक्योर एफटीपी प्रोटोकॉल्स यूज कर ले हम वहाँ पे. तो वहाँ पे वो क्या करेगा जो भी डेटा फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम यूजिंग एफटीपी तो उस केस में क्या करेगा आपकी हर एक फाइल को वहाँ पे एनक्रिप्टेड करेगा वहाँ पे एनक्रिप्ट करेगा एंड देन उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सेंड कर देगा. तो व्हाट आर आईपीआर राइट्स क्या होते हैं वहाँ पे राइट्स ऑफ द ओनर टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन टू बी एक्सचेंज शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस इंटेलेक्चुअल मींस थिंकिंग पावर जो भी आपकी है थिंकिंग वहाँ पे आइडियाज है वहाँ पे तो उनका क्या राइट्स है आपका तो राइट्स बिलोंग्स टू ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन. जिसने ओनर ने जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की वहाँ पे वो ही वहाँ पे डिसाइड करेगा हाउ मच इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू एक्सचेंज शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड. व्हाई शुड आईपीआर इज राइट्स बी प्रोटेक्टेड? क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए वहाँ पे? To encourage individual and business to create a new software applications, as well as improving existing applications, ensure new idea technologies are widely distributed, promote investment in the national economy. Then मिलता हो जाएगा 9 11 12 में तो ये 6 जन आगे पड़े हैं 7 describe the terms free software and open source software में क्या differences है वहाँ पे describe करनी terms को. Free software is the free software that will be available free of cost that which can be copied, modified and redistributed. But source code is not available. But in case of open source software, is a software whose source code is available and which can be copied, modified and redistributed as well. So in case of free software, we can use that software for free of charge, which can be copied, modified, and redistributed. But we are not able to copy source code. The source code is not available in that case. The source code available नहीं है वहाँ पे उस केस में.
ओपन सोर्स वाले केस में, सोर्स कोड इज अवेलेबल, दैट मीन्स वी कैन कॉपी एंड मॉडिफाई एंड redistribute as well. There may be some charges or not. तो चार्जेस भी हो सकते हैं और चार्जेस नहीं भी हो सकते हैं वहाँ पे. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जो भी है वहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 है, वहाँ पे जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, आपको लाइसेंस परचेज करना लिखना पड़ेगा भैया. एक्सपेंडेड फॉर लिविंग टर्म OSS SDLC GNU और फ्लॉस, इनकी फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन फॉर्म क्या है. हैप्पी बेट को फुल फॉर्म करना है वहाँ पे, आपको एक्सपेंड करना है. तो उस केस में यहाँ पे OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, GNU नॉट यूनिक्स, फ्लॉस मींस फ्री एंड फ्री लिब्र एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अब नेक्स्ट जो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसी तरह से, मिस्टर जयंतो दास इज कंफ्यूज बिटवीन शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मेंशन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड द सेम. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे किसी और को तो ही इज कंफ्यूज, मिस्टर जयंतो दास इज कंफ्यूज बिटवीन शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो आपको एक्सप्लेन करना है शेयरवेयर क्या है वहां पे. सेकंड थिंग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है. शेयरवेयर इज सॉफ्टवेयर व्हिच इज मेड अवेलेबल विद द राइट टू redistribute कॉपीज. तो शेयर का मतलब है आप, यू कैन शेयर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दैट मीन वी कैन redistribute द कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, बट इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम. लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है. आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड लाइसेंस फी शुड बी पेड. दैट मीन जो आपके फ्री या ट्रायल वर्जन मिलते हैं वो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बट फॉर लिमिटेड टाइम. वहां तो एक 1 मंथ अगर आपने यूज के लिए, उसके बाद आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी. तो शेयरवेयर इज नॉट द सेम थिंग एज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल. शेयरवेयर का भी सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है और हम कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. दैट मीन मॉडिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी पर्टिकुलर टाइम, सम टाइम के लिए ही अवेलेबल है, आफ्टर दैट नॉट अवेलेबल. So modification to the software are not allowed. OSS open source software means refers to software whose source code is available to customers and it can be modified, redistributed without any limitation. OS may be come free of charge or with a payment of nominal charges. तो nominal charges के साथ में भी आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकता है. आप उसमें कुछ चेंजेस करें, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करें, कॉपीज करें, क्रिएट वहाँ पे एंड सेंड कर दें. Would you suggest open source software for an organization or sector under the performance is the factor of utmost importance such as military? So, would you suggest open source software for an organization or sector where the performance is factor of utmost importance? So you must aware that military has different software needs requirements than the commercial sector because of its unique mission and environment. While commercial sector chooses software on the basis of factors like application choice, ease of use, service and support, price, reliability and performance. But in the case of military, reliability, long-term support, security, scalability and performance of the software. Keeping in the mind above scenario, answer the above question with a proper justification. Give example of software which if you are recommending one. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है. वहाँ पे ओपन सॉफ्टवेयर क्या उनको रिकमेंड करेंगे फॉर मिलिट्री पर्पस, जहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर फैक्टर है वहाँ पे. तो वहाँ पे उसने एक लाइन दी, कमर्शियल सेक्टर में हम किस फैक्टर्स पे बिलोंग करते हैं, मिलिट्री सेक्टर में क्या आता है. तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जस्ट यू हैव टू गिव योर थॉट. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल है वहाँ पे. ओपन सोर्स मींस सोर्स कोड इज अवेलेबल, availability of open source code, that means source code is available at freely or at nominal charges. No license restriction on type of uses, there is no license restriction कि किस तरह का यूज कर रहे हैं आप उसको, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट वर्जन के लिए कर रहे हैं या नॉर्मल वर्जन यूज कर रहे हैं. वहाँ पे फ्रीडम टू मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ऑल दिस फैक्टर्स आर नॉट इनफ टू बी सजेस्टेड एज अ प्रीफर्ड सॉफ्टवेयर. तो ये सब आपके प्रीफर्ड सॉफ्टवेयर की तरह नहीं हो सकता वहाँ पे मिलिट्री के लिए हम इसको सपोर्ट करें वहाँ पे. सेकेंड थिंग, नॉट ऑल दी OSS प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सपोर्ट. जो सारे जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. स्केलेबल भी नहीं है कई सॉफ्टवेयर जो आपके हैं. तो हम कुछ आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के साथ में ये चीजें आपकी. तो देयरफॉर वी कैन रिकमेंड ओनली दो सॉफ्टवेयर टू मिलिट्री दैट हैव सॉलिड सपोर्ट बेस in the form of community developed
डेवलपमेंट ग्रुप्स, जहाँ पे सपोर्ट अच्छा है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी की अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो वहाँ पे, उन सॉफ्टवेयर को हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लैम्प को किया है, लैम्प एल स्टैंड्स फॉर लिनक्स, ए फॉर अपाचे, एम फॉर माइस्क्यूएल और पी फॉर पीएचपी, जिसको हम रिकमेंड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपके। फिर प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन in e-commerce, especially it is related to a company policy on the user use of. Why is the above given statement important? What is the need of safeguard user privacy? Important क्यों है? For user privacy online, जो आपका डेटा है ऑनलाइन उसको प्राइवेसी दे, वहां पे सिक्योर रखे वहां पे। व्हाट इज द नीड टू सेफगार्ड? सेफगार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है प्राइवेसी, यूजर प्राइवेसी के लिए? तो ऑनलाइन वर्ल्ड इज ओपन टू एवरीवन, thus the personal information of user must not be available openly as it may be misused. अगर आपकी सारी information available होगी किसी और को तो misuse भी कर सकता है कोई भी। thus it is very important and highly needed to safeguard user policy। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, तो वापस से कुछ देखिए यहाँ पे कुछ आपके फ्लॉज क्या है, तो वन वन लाइन के डिस्क्रिप्शन इनको याद रखें वहाँ पे, क्योंकि ये वन लाइन के जो आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन सम प्लेगरिज्म, व्हाट इज प्लेगरिज्म, गिव्स टू एग्जांपल ऑफ प्लेगरिज्म, के टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। तो इस तरह से आपको प्लेगरिज्म क्या है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए वहाँ पे। तो 1 मार्क की डेफिनेशन, 1 मार्क के कुछ और एग्जांपल पूछ ले वहाँ पे है। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कुछ चीजें वापस से आपके वहीं से आ रही है वहाँ पे। कुछ टर्म जो है हमारे सिलेबस में कुछ पार्ट रिमूव आउट कर दिया, बट आप एक बार रीडिंग कर ले वहाँ पे, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उनको पढ़ें वहाँ पे, उनकी एक एक लाइन सिंगल लाइन डेफिनेशन बनाएं एंड देन उसको नोट डाउन कर लें। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे OSI फ्लॉस, तो कुछ टर्म GNU वहाँ पे, W3C या OSS वहाँ पे कुछ भी, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS फ्लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपके यहाँ पे है। सेफ डेटा ट्रांसमिशन 5th 6th 7th 8th, क्वेश्चन नंबर आपके है 16। डिफाइन टर्म फिशिंग, स्कैम, कंप्यूटर फॉरेंसिक, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर क्राइम क्या है, फिर यहाँ पे आएगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है, ऑनलाइन कंपेनिंग, ये सब चीजें आप थोड़ी बहुत देख लें वहाँ पे लाइंस। ये सारा कुछ आपके इस चैप्टर में था वहाँ पे। तो बात कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी। डू इंडिया इम्पोज नेट न्यूट्रलिटी बाय लॉ? नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट individuals should be free to access all the content in application equally regardless of the source without internet service provider discriminating against specific online or websites। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे उनका किसी कंपनी के साथ में टाई अप होता है, तो उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है फास्ट ओपन होती है, और जिनके साथ टाई अप नहीं होता उनकी वेबसाइट स्लोली ओपन होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको बोला गया नेट न्यूट्रलिटी। दैट मीन्स स्टार्टिंग जब नेट की हुई थी वहाँ पे हम न्यूट्रलिटी नहीं थी, वहाँ पे वो पार्शियलिटी कर रहे थे वहाँ पे कि एक ही वेबसाइट जो है फास्टली ओपन होगी, दूसरे की अगर स्लोली ओपन होगी तो हमारा इंटरेस्ट जो है उस वेबसाइट पे जाएगा नहीं, हम लोग उस वेबसाइट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ। और इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी लॉ इम्पोज किया वहाँ पे 2017 में। तो इंडिया में भी यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी सबके लिए इक्वल जो है नेट अवेलेबल करवाए वहाँ पे। 10th रहता है, 11th रहनी मीना भावना मैम, समा में गया, मालती मैम नहीं है, नीतू मैम, मुस्कान मैम, नीतू मैम, नीतू ममता नहीं। हाँ कोई नहीं। सो नेट न्यूट्रलिटी मींस जो वेबसाइट है पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ में या वेबसाइट कंपनी के साथ में उनका टाइम हुआ वहाँ पे, तो वो वेबसाइट अच्छे से चल रही है, दूसरी वेबसाइट्स आपके स्लोली ओपन होती है, तो वो चीज़ पहले हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने लॉ इम्पोर्ट किया वहाँ पे, इम्पोज किया इंडिया में भी 2017 में। अब है इंटरनेट एज एन इको चैम्बर डेंजरस फॉर योर सोसाइटी। यस,
इंटरनेट वर्क एज अ इको चैम्बर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहां पे, तो राइट नाउ जो हमारे जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो वो क्या गूगल क्या करता है वहां पे, कोई भी सर्च इंजन जो है वहां पे वो आपको सेट ऑफ कंटेंट जो सेट करता है वहां पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करता है कि प्रीवियसली आपने क्या सर्च किया था वहां पे, तो आपके डिजिटल फुटप्रिंट जैसे बने वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते थे। व्हाइल दिस फीचर मे बी यूजफुल इन फील्ड सच एज स्कूल कॉलेज कोर्स, इट नॉट एट ऑल हेल्दी फीचर फॉर मेंटलिटी ऑफ द पीपल। तो क्या करता है वो आपके प्रीवियस जो रिसर्च है वहां पे उसके बेसिस पे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को यूज कर रहा है वहां पे मॉडल वेबसाइट्स जो होती है जनरली। अ पर्सन मस्ट मैच्योरली लिसन टू अदर पीपल perspective even though it is different from his or her own mindset, but agree to disagree is crucial for health of the society. Also, it is every person's right to get to know the real picture irrespective of opinion or bias he or she may have. But with the internet as echo chamber, radical people get to view only features, new articles, stories that enhance their radicalization even more, as they don't portray the real picture and just present the result content as per users own opinion and bias. अब क्या होता है जनरली जो एक पर्टिकुलर दो आपके पार्टीज है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो व्यूअर है वहां पे, तो क्या होता है फर्स्ट जो राहुल है वहां पे वो एक पर्टिकुलर पार्टी का वहां पे कह सकते हैं कि फॉलोवर है वहां पे, तो वो उसके रिगार्डिंग सर्च करता है तो उसको सारी उस पार्टी की अच्छी सी बातें ही पता चलेगी वहां पे, कि वो उसका फॉलोवर है वहां पे, उसको अच्छी चीजें सुन देखने, तो सर्च में जो आएगा वहां पे उस पार्टी के बारे में अच्छी चीजें आएंगी, वहां पे नेगेटिव पॉइंट वो डिस्कस ही नहीं करेगा उस सर्च रिजल्ट्स में। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ वन साइडेड स्टोरी शो कर रहा है वहां पे, जो अदर पार्ट है वहां पे स्टोरी का वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है वहां पे। दैट मीन्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वन साइडेड रिजल्ट है, सेकंड साइड जो है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो तो आपको शो ही नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स जो ओपिनियन है वहां पे वो आपका सही होगा ही नहीं कि वो पार्टी अच्छी है खराब है वहां पे। तो दिस इज डेंजरस एज इट इज इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन इन द सोसाइटी विच इज वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी पीपल नेशन एंड फॉर द वर्ल्ड टू। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी कि उसको वन साइड बता चले, दूसरी साइड तो उसको पता ही नहीं है उस पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर पार्टी का बारे में, तो क्या प्रॉब्लम होगी वहां पे कि वो एज अ उसको पता लगेगा कि ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उसके बारे में कुछ खराब पता नहीं चलेगा वहां पे। दैट मीन्स इंटरनेट वर्क एज एन इको चैम्बर फॉर सम पर्सन। तो ज्यादा तो इंटरनेट यूज करते हैं वहां पे बार बार जिस साइड की चीजें देखते हैं वहां पे, तो उनका से उसको पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं तो उसको पॉजिटिव चीजें दिखेगी वहां पे, क्योंकि उसकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे वो न्यू रिजल्ट नेक्स्ट रिजल्ट देता है वहां पे, नेक्स्ट टाइम जो रिजल्ट देता है वो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू आपकी रिजल्ट्स देता है वहां पे। तो ये सब चीजें वहां पे आपके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनेक्टिविटी बिटवीन MySQL एंड पाइथन। तो पाइथन कनेक्टिविटी के लिए हम जाएंगे वहां पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक पर्टिकुलर पाइथन MySQL एंड पाइथन जो कनेक्टर है वहां पे वो आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर और लैपटॉप, वो आपको इंस्टॉल करना है। देन आपका जो है वहां पे एसक्यूएल और पाइथन का इंटरफेस हो जाएगा, वहां पे इंटरेक्ट हो जाएगा वहां पे। तो जो भी हम टेबल्स बनाएंगे आपके MySQL में, वहां से हम डेटा लेंगे आपके पाइथन के अंदर, पाइथन में जो डेटा हम इंसर्ट करेंगे यूजिंग रीड कमांड, एनी कमांड जो जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट लेंगे इक्वल टू 5, तो वहां पर वो वैल्यू वापस आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कल से फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डेटा कनेक्टिविटी जो आपके प्रोजेक्ट में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट हम सिर्फ कनेक्टिविटी पोर्शन करेंगे वहां पे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसका, तो हम प्रैक्टिकल पार्ट लेंगे वहां पे। तो वहां पे हमें कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं वहां पे, तो उससे क्या होगा आपका प्रैक्टिकल पार्ट प्रोजेक्ट पार्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा वहां से। तो वी कैन स्टार्ट विथ तो फर्स्ट, तो डेटा जो है हम जो डेटाबेस में डेटा है उसको डिस्प्ले करवाएंगे यूजिंग पाइथन, वहां पे पाइथन की कोडिंग करेंगे, फिर पाइथन से डेटा इनपुट करेंगे वहां पे आपके एंटर करेंगे, फिर सर्च करेंगे डेटाबेस में से। तो कुछ चीजें हम लोग वर्क करने वाले हैं, तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो कुछ कोड है, ज्यादा कोड नहीं है वहां पे, 10 to 15 लाइन का कोड होगा वहां पे, और सिंपल सा कोड आएगा वहां पे, और वो आपके हर एक प्रोजेक्ट में कंप्लीट यूज आएगा वहां पे। और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाना है आपको, और फिर प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं हम साथ साथ में स्टार्ट करेंगे, और आप लोग घर पे बैठ के बना सकते हो, और मैं यहाँ से बताऊंगा आपको किसमें क्या कोड डिफाइन करना है, क्या करना है। तो आप सोचें कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट करेंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट मैंने वहां पे आपके गूगल ड्राइव पे भी पेश किए थे,
नो आइडिया। सो तो हम यहाँ पे 12th प्रोजेक्ट में जाएंगे, आईपी क्लास 12th। प्रोजेक्ट से आपके पास बहुत सारे, जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कल्याण ज्वेलर्स पे, एसक्यूएल के कमांड्स हैं, उसकी एक फाइल है वहाँ पे txt के अंदर, और दूसरी जो फाइल है वहाँ पे पाइथन फाइल है, जैसे पाइथन की कोडिंग है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे, तो ये कैसे करेंगे हम वहाँ पे, मैं आपको सारे फंक्शन बताऊंगा। पहले हम प्रोजेक्ट करने से पहले सब कुछ शो करूंगा आपको मैं वहाँ पे कि कैसा कोड होगा वहाँ पे, कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेगा, मेन्यू शो करेगा वहाँ पे। तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कि क्या चीज़ कैसे हमें इनपुट करनी है वहाँ पे। सारा यहाँ पे है इस तरह से। तो हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी वहाँ पे। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे सिंपल सा। तो हम कुछ चीज़ें वहाँ पे सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए एप्लीकेशन क्या जरूर चेंज करना है आपको? सर आईपी चेंज करके फिजिकल एजुकेशन पहले देना चाहिए था ना, कोर्स कंप्लीट हो गया उनका। सर आईपी से समझ नहीं आती है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना बेटा। पेरेंट्स है आपके साथ में है? सर पेरेंट्स में ब्रदर है। तो फिर बैठो थोड़ी देर, मैं फॉर्म दूंगा, फॉर्म पे करेक्शन करना। चेंज करवा रहा है। सो हॉस्टल मैनेजमेंट की कुछ फाइल्स मैंने आपको शो करी है वहाँ पे। तो फाइल्स देखिए वहाँ पे। तो लैब रिकॉर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया, तो लैब रिकॉर्ड में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फ्रंट पेज भी अवेलेबल है, आप चाहे तो चेंज कर लें वहाँ पे। ये कुछ स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर की फाइल्स हैं, तो उनको देख लें वहाँ पे। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया, सारा कुछ। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको पढ़ने, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो इस कुछ पॉइंट्स आप लर्न करके जाएंगे, 2 और 3 पॉइंट्स, तो उससे आपका काम चल जाएगा वहाँ पे। दैट मीन्स 2 और 3 पॉइंट्स ही पूछा जाता है वहाँ पे एग्जाम के अंदर, ज़्यादा पॉइंट्स आपको पूछा नहीं जाता है वहाँ। तो यहाँ पे इंटरफेस बिटवीन पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस, उसके इंटरफेस के लिए भी कमांड्स, हम सेट ऑफ कमांड्स पढ़ेंगे वहाँ पे, कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे। तो मैं इसको कल से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको कैसे ही आपको एक सी डिस्क डाउनलोड करनी है, देन MySQL कनेक्टर को आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए क्या करना है, कैसे आप चेक करोगे कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ। वहाँ पे सर्टेन फंक्शंस हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ये है इंपोर्ट कनेक्ट MySQL डॉट कनेक्टर, इस फाइल को इंपोर्ट करना है क्योंकि जो पैकेज आप इंस्टॉल करोगे वहाँ पे, तो MySQL डॉट कनेक्टर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। देन कनेक्ट फंक्शन जो आपके कनेक्ट करेगा वहाँ पे पाइथन को SQL के साथ में। फिर यहाँ पे कर्सर प्लेस करेगा आपके SQL डेटाबेस के अंदर। फिर वहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट भी सारे कमांड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो मैं जो भी डेटाबेस है वहाँ पे मैं शो भी कर सकता हूँ यहाँ पे पाइथन के अंदर। सो हम यहाँ से पाइथन के अंदर से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे पाइथन SQL के अंदर। ये चाहे तो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट करें वहाँ पे हम, तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे सर्च कर रहा है आपके डेटा, सारा डेटा वहाँ से जो भी है उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ये सारा कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल से।
कनेक्टिविटी इस जो है इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। तो माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी है, वहाँ पे माई एसक्यूएल के साथ में पाइथन की कनेक्टिविटी है, उस पर फोकस करेंगे हम वहाँ पे, एंड देन फिर प्रोजेक्ट का पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा।